अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सेमनीप अकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली जो हम पढ़ने जा रहे हैं इट्स ऑल अबाउट ये हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का जो है लास्ट लेक्चर है। इट्स ऑल अबाउट डिजिटल सिक्योरिटी रिस्क। इससे पहले भी जो है हमारे बेसिकली दो लेक्चर्स हैं जिनको हम जो है सून जल्दी कवर करेंगे, बट दिस इज़ द लास्ट लेक्चर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, जिसके अंदर हम डिजिटल सिक्योरिटी, एथिक्स एंड प्राइवेसी के रिलेटेड जो है अपना पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले जो है डिजिटल सिक्योरिटी रिस्क इज एनी इवेंट और एक्शन दैट कुड कॉज अ लॉस और डैमेज ऑफ अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, इंफॉर्मेशन involving the use of computer or related devices generally in referred as a computer crime। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, डिजिटल सिक्योरिटी रिस्क का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसे काम या फिर मतलब कि जो है ना एक हादसा, ठीक है, जिसको आप इवेंट कहते हो, जो आपके बेसिकली कंप्यूटर, मोबाइल या फिर जो है ना किसी भी डिजिटल डिवाइसेस को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। और ये नुकसान बेसिकली हार्डवेयर जैसे जो आपकी मशीन्स होती हैं, ठीक है, उसमें सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स हैं आपके, और डाटा बेसिकली जो है आपकी जो फाइल्स हैं या बेसिकली इंफॉर्मेशन है, मतलब आपको जो है पर्सनल जो मालूमात होती हैं वो भी हो सकती हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से समझें। सोचें कि बेसिकली जो है ना सोचा कि आप बेसिकली जो है ना अपने मोबाइल में बेसिकली एक गेम जो है वो आपने डाउनलोड किया है। ठीक है, जो बेसिकली गूगल प्ले स्टोर से बेसिकली वो नहीं था, किसी और वेबसाइट से बेसिकली किया आपने। उस गेम के साथ ना फिर एक वायरस भी आपके इसमें आ गया। अब ये जो वायरस होगा ये करेगा क्या? ये वायरस बेसिकली जो आपका मोबाइल है वो स्लो कर देगा। ठीक है, या फिर आपके पर्सनल फोटो जो है वो इस तरीके से चुरा सकता है। ठीक है, आपका पासवर्ड जो है वो किसी और को एक तरीके से जो है वो भेज सकता है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये डिजिटल सिक्योरिटी रिस्क है। अब इसी में आपने पढ़ा कि यानी लीगल एक्ट ऑफ इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ कंप्यूटर और रिलेटेड डिवाइसेस जनरली इज रेफर टू एज अ कंप्यूटर क्राइम। मतलब कि जब कोई कंप्यूटर या रिलेटेड डिवाइस, ठीक है, जैसे मोबाइल, टैबलेट, ये सब हो गया, इनका बेसिकली गलत यूज़ करता है किसी इलीगल मतलब कि गैर कानूनी काम के लिए, तो आप जो है उसे कंप्यूटर क्राइम कहते हैं। जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल सोचो, कोई बंदा आपके बेसिकली स्कूल के सिस्टम्स में जो है ना उसको हैक करके अपना नंबर ज़्यादा कर ले, तो ये क्या है? ये कंप्यूटर क्राइम है। अब इसी के नीचे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है साइबर क्राइम से रिलेटेड कि साइबर क्राइम इज एन ऑनलाइन और इंटरनेट पे इलीगल एक्ट। ठीक है, साइबर क्राइम भी एक तरीके का समझ लो कि कंप्यूटर क्राइम ही होता है, लेकिन ये ऑनलाइन या इंटरनेट के जरिए होता है। मतलब एग्जांपल तो नहीं है, मतलब समझ लो कि यार यानी ना जब कोई इंटरनेट यूज करके इलीगल काम करता है उसे साइबर क्राइम कहते हैं। इस एग्जांपल के तौर पर एक शख्स अगर फेसबुक पर आपकी फेक अकाउंट जो है वो बनाकर जो है लोगों से क्या कर रहा है, पैसे मांग रहा है। ठीक है, तो तुम बेसिकली क्या करोगे? ठीक है, वो असल में तुम तो नहीं हो ना, वो कोई और है जो आपके अकाउंट से आपका अकाउंट का जो आइडेंटिटी यूज करके कर रहा है। ठीक है, लेकिन लोग क्या समझ रहे हैं? लोग ये समझ रहे हैं कि ये तुम हो। ठीक है, या फॉर एग्जांपल कोई तुम्हारी जीमेल्स बेसिकली हैक करके तुम्हारे बेसिकली जो है दोस्तों का बेसिकली जो है वो एक तरीके से स्पैम बेसिकली जो है वो भेज रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है साइबर क्राइम ही है। एक और अगर मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, सोचो कि आप ना आपका एक फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब चैनल था, उसका बेसिकली आपने जो है पासवर्ड किसी दोस्त को बता दिया। उस दोस्त ने बेसिकली चैनल जो है वो हैक कर लिया और फिर सारी बेसिक वीडियोस डिलीट कर दी। ठीक है, अब क्या है, जो बेसिकली जो लड़का जिसका अकाउंट था वो बेसिकली अब सारा डेटा चला गया, चैनल भी चला गया। तो ये भी एक डिजिटल सिक्योरिटी रिस्क और बेसिकली साइबर क्राइम दोनों है ये। तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स को हमेशा एक समझाया जाता है वो यही बात होती है कि अननोन ऐप्स को इंस्टॉल मत करो। ठीक है, अपना पासवर्ड जो है किसी को नहीं देना चाहिए। साथ में हमेशा ट्रस्टेड वेबसाइट से ही जो है ना डाउनलोड करनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा मैसेज आए, ठीक है, कोई ऐसा बुरा मैसेज आए या कुछ भी आए, तो अपने पेरेंट्स से कोऑर्डिनेट लाजमी करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्या क्या सिक्योरिटी रिस्क है हमारे पास, कैसे नेटवर्क अटैक्स हो जाते हैं, सिस्टम फेलियर्स हो जाता है, इंफॉर्मेशन थेफ्ट हो जाती है, सॉफ्टवेयर थेफ्ट हो जाता है, सारी चीज़ें। डिजिटल सिक्योरिटी रिस्क क्या होता है? डिजिटल सिक्योरिटी रिस्क का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी शख्स, ठीक है, या काम जो बेसिकली आपके कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा सकता है। ये लोग अक्सर करते क्या है कि आपके पर्सनल डाटा, पासवर्ड या बेसिकली पैसों का जो है ना एक तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। हैकर, क्रैकर, स्क्रिप्टेड। ठीक है, हैकर क्या होता है कि हैकर वो होता है जो किसी सिस्टम्स या फिर कंप्यूटर में जो है बिना परमिशन के जो है वो घुस जाता है। और हर हैकर जो है एक तरीके से बुरा नहीं होता, लेकिन कई हैकर जो है नुकसान पहुंचाने के लिए सिस्टम्स हैक करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अली का फेसबुक अकाउंट है, तो किसी ने बेसिकली बिना उसके जाने जो है वो खोल लिया और उसकी पर्सनल फोटोज जो है वो चुरा ली। जो शख्स बेसिकली उसका अकाउंट हैक कर रहा था वो एक क्या था? हैकर था। ठीक है, उसके बाद है क्रैकर। क्रैकर बेसिकली क्या होता है? क्रैकर भी जो होता है ना हैकर जैसा ही होता है समझ लो, लेकिन ये सिर्फ जो है ना ये सिर्फ इतना समझ लो कि ये सिर्फ नुकसान करने के लिए जो है सिस्टम्स को तोड़ता है। जैसे कि भाई वायरसेस हो गया, वायरसेस फैलाना हो गया, या डाटा डिलीट करना हो गया, या किसी सॉफ्टवेयर को इलीगल वर्जन्स बनाना, ये सारी चीज़ें होती हैं।
जैसे अगर मैं इसकी एग्जांपल बताऊं, अगर आप कोई गेम का एक ओरिजिनल वर्जन जो है खरीदने के बजाय उसका एक क्रैक वर्जन डाउनलोड करा आपने, जो कि क्या था, जो कि इलीगल था। अब उस वर्जन में क्या है, उस वर्जन में वायरस था जो बेसिकली आपके सिस्टम्स को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। तो ये काम बेसिकली किसी क्रैकर का था। ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट किडी क्या है? तो स्क्रिप्ट किडी जो होता है वो ये होता है, जो मतलब ना खुद प्रोग्रामिंग नहीं जानते, लेकिन दूसरों के बनाए हुए जो हैकिंग टूल्स या फिर जो है ना स्क्रिप्ट, उनको यूज़ करके जो है वो नुकसान करते हैं। मतलब ये सिर्फ ना मजाक या दिखावे के लिए ही होता है ये। जैसे फॉर एग्जांपल, एक स्कूल का स्टूडेंट ने जो है ना यूट्यूब पे ये दिखाया कि भाई कैसे किसी का बेसिकली मोबाइल हैक करें। और आप बहुत ज़्यादा जो है यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखते रहते हैं अबाउट एथिकल हैकिंग्स एंड अदर थिंग्स। वो खुद को नहीं पता बट वो दूसरों की वीडियोस को वॉच करके वो कर रहे होते हैं। और फिर उसने जो है ना वो टूल्स को क्या किया, वो टूल्स को डाउनलोड करके दोस्त का फ़ोन जो है वो स्लो कर दिया। ठीक है, यही चीज़ जो होती है ना, ये स्क्रिप्ट के लिए। उसके बाद जो है कॉर्पोरेट। ठीक है, मतलब ये कॉर्पोरेट जासूस कह रहे होते हैं मतलब जासूस कॉर्पोरेट ये मतलब वो लोग होते हैं ना जो एक कंपनी के बेसिकली मालूमात जो होती है दूसरी कंपनी को जो है ना चोरी करके देते हैं। जैसे फार्मूलाज हो गए, आइडियाज हो गए, या कस्टमर्स का डाटा हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद अनएथिकल एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? ठीक है, गैर इखलाकी मुलाजिम जैसे कह सकते हो आप, वो ये होते हैं, वो लोग होते हैं जो मतलब किसी कंपनी में ना काम तो करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर ना उस कंपनी को बेसिकली नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे डाटा चुरा लेना, सिस्टम बिगाड़ देना, इस तरह की। जैसे एग्जांपल के तौर पर, एक एम्प्लॉय ने गुस्से में आकर अपनी कंपनी का जो है ना इंपॉर्टेंट डाटा क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया। तो ये बेसिकली एक जो है ना अनएथिकल एम्प्लॉय है। अब वहीं पर ही आपके पास साइबर एक्सटॉर्शनर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब बत्ता हो एक्सटॉर्शनर्स मतलब ये होता है बत्ताखोरी। और साइबर तो वही है, साइबर बत्ताखोरी मतलब क्या है। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो किसी का मतलब सिस्टम्स हैक कर लेते हैं और ना सिर्फ पैसे मांगते हैं। ठीक है। और फिर जब डाटा जो है वापस देने के लिए जो है ना वो पैसे डिमांडिंग्स होती हैं। सोचो किसी भी लैपटॉप जो है ना वो हैक हो गया और स्क्रीन पे आपके पास मैसेज आ गया कि यार इतने नहीं दोगे तो भाई हमारा सारा डाटा जो है वो डिलीट कर दूंगा। तो ये सारे जो है ना साइबर एक्सटॉर्शनिस्ट है। ठीक है, मतलब डिजिटल बता हो रही वही वाली जो होती है। सही है। साइबर टेररिस्ट कौन होते हैं? साइबर टेररिस्ट बेसिकली वो होते हैं जो किसी ना कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम जो है ना बिगाड़ने के लिए साइबर अटैक्स बेसिकली करते हैं। और इसका बेसिकली मकसद सिंपल यही होता है कि ना एक तरीके से दहशत फैलाना और सिस्टम्स बेसिकली जो है ना वो गिराना। ठीक है। जैसे अगर इसकी एग्जांपल मैं तुम्हें दूं, हाँ, देखो अगर किसी भी हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल के कंप्यूटर सिस्टम्स को, हॉस्पिटल में जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स होता है ना उनको बेसिकली एक तरीके से अटैक कर दिया, जहाँ से पेशेंट का डाटा जो है वो डिलीट हो गया और क्या हुआ, सिस्टम जो है वो बंद हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, साइबर टेररिस्ट का काम है। ठीक है। अब आपके पास है इंफॉर्मेशन इंटरनेट एंड नेटवर्क अटैक। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओवर नेटवर्क has a higher degree of security risk than information kept on an information organization premises। मतलब कि जब कोई कंपनी या शख्स ना अपने बेसिकली इंफॉर्मेशन जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, पासवर्ड, इनको जो है इंटरनेट या बेसिकली किसी नेटवर्क के जरिए भेजता है ना, तो उस इंफॉर्मेशन का जो है चोरी होने का खतरा जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर वही इंफॉर्मेशन सिर्फ कंपनी के अंदर जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन प्रेमिसेस की जो है ना कंप्यूटर में ही आप जो है रखते हो बिना मतलब इंटरनेट के, तो उसे चोरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, स्कूल के एग्जाम पेपर जो है प्रिंसिपल जो होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल सर ने सिर्फ अपने ऑफिस के जो है ना कंप्यूटर में रखा है, तो ये बेसिकली ये रिलेटिवली सेफ है। ठीक है, लेकिन अगर वही पेपर किसी ने ईमेल्स के जरिए सेंड किया किसी और टीचर्स को, और अगर कोई बेसिकली हैकर जो है वो बीच में आ जाए तो पेपर्स लीक हो सकता है। ये नेटवर्क के जरिए जो है ना ज़्यादा रिस्क है। ठीक है। अब इसी तरीके से मेलवेयर क्या होता है? मेलवेयर शॉर्ट फॉर मिलीशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट एक्ट विदाउट अ यूजर नॉलेज एंड deliberately alter द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स एट मोबाइल डिवाइसेस। मतलब मैनवेयर जो है एक तरीके से फुल फॉर्म उसका होता है मिलीशियस सॉफ्टवेयर। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो जानबूझ के आपको आपके कंप्यूटर या फिर आपके मोबाइल्स को जो है वो नुकसान पहुंचाता है बिना आपकी मर्जी के। मतलब कि मेलवेयर वो बेसिकली प्रोग्राम होते हैं जो चुपके से बेसिकली जो है आपके डिवाइस में आपका काम जो है वो बिगाड़ सकते हैं, आपका जो डाटा को डिलीट कर देते हैं और चुरा सकते हैं, और ये आपके सिस्टम्स को भी स्लो कर देते हैं। जैसे इसकी रियल टाइम एग्जांपल्स यही है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फ्री गेम्स को डाउनलोड किया है जो किसी अननोन वेबसाइट से था, तुम्हें तो लग रहा है कि वो बेसिकली गेम है, लेकिन उससे ना अंदर जो है वो मेलवेयर था। अब मेलवेयर जो है तुम्हारा मोबाइल को क्या कर देगा, वो स्लो कर सकता है, तुम्हारा व्हाट्सएप का डाटा चुरा सकता है, तुम्हारी गैलरीज की पिक्चर्स जो होती हैं उनको डिलीट कर सकता है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भाई कोई भी अननोन वेबसाइट से गेम्स या फिर कुछ भी ऐसी ऐप्स को डाउनलोड नहीं किया जाए जो सिक्योरिटी रिस्क के बिल्कुल जो है वो। यहाँ पे सारे कॉमन टाइप्स लिखे हुए हैं मेलवेयर के, जैसे कि आपके पास वायरसेस क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स जो बेसिकली खुद को जो है ना दूसरी फाइल के साथ जो है वो जोड़ लेते हैं और सिस्टम्स में फेल मतलब कि एक तरीके से पूरे सिस्टम में फैल जाता है। अब एक डॉक्यूमेंट आपका खुला है और उसके साथ ही वायरस चला गया जो बेसिकली सारी फाइल जो है वो क्या कर दिया, करप्ट कर देता है। वॉर्म क्या चीज़ होती है? अब वॉर्म भी जो होता है ना वो वायरस ही जैसा होता है, लेकिन
बिना किसी फाइल के जो है ना ये मतलब क्या खुद फैलता है। किसके जरिए फैलता है? ये वार्म नेटवर्क के जरिए। जैसे अगर एक कंप्यूटर में ना वार्म आ गया तो पूरे स्कूल के नेटवर्क का जो है ना सब कंप्यूटर में फैल सकता है। टॉर्जन आपके पास क्या होता है? टॉर्जन हाउस ये बेसिकली जो है, ये प्रोग्राम जो यूजफुल सॉफ्टवेयर जैसा दिखाता है लेकिन अंदर से जो है हार्मफुल होता है। जैसे कि मैंने एक फ्री वीडियो कन्वर्टर डाउनलोड कर लिया, लेकिन उसमें बेसिकली जो छुपा जो मेलवेयर था ना वो आपका डाटा चुरा रहा है। ठीक है, इस तरह भी होती है चीज़ें। के बाद आपके पास है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर बेसिकली जो है ये मेलवेयर आपके जो है ना एक्टिविटी को मतलब कि ना चुपके से देखता है और रिकॉर्ड करता है। मतलब आप एग्जांपल के तौर पर आप क्या टाइप कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो, ये सब रिकॉर्ड करके हैकर को एक तरीके से भेजता है। और एडवेयर बेसिकली ये होता है कि ये मेलवेयर आपकी जो है ना एक्टिविटी को जो है ना चुपके से देखता है। अच्छा, एडवेयर बेसिकली होता है कि ये मेलवेयर आपकी डिवाइस में ना बिना मतलब के एड्स दिखाता रहता है। ठीक है, मतलब कि आप कोई भी ऐसी वेबसाइट खोलते हो तो बाद में क्या होता है, बार बार एड्स आ रहे होते हैं आपके पास। ये भी एडवेयर की एक मतलब ये भी एक मेलवेयर ही है। मतलब आपके मोबाइल पर ना हर वक्त एड्स पॉपअप हो रहे हैं तो वो बेसिकली एडवेयर की वजह से ही हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और होता है जिसको हम कहते हैं रैंसमवेयर कह रहे होते हैं। ठीक है, ये मेलवेयर जो होता है ना ये आपके डाटा को लॉक कर देता है और फिर कहता है कि भाई पैसे दो तब आपको डाटा मिलेगा। ठीक है, इस तरह के लैपटॉप्स में भी बहुत दफ़ा सीन्स होते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं उनके साथ भी रैंसमवेयर्स हो चुके हैं। ठीक है, अब आपने जैसे फॉर एग्जांपल अपना लैपटॉप ऑन किया और स्क्रीन पर ये लिखा हुआ आ रहा है कि सेंड 10,000 रुपीज़ ऑफ फाइल बी डिलीटेड, तो ये रैंसम्स है। इसमें बस आपने यही करना होता है कि सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट्स और ऐप को डाउनलोड करो, कभी भी अननोन लिंक्स और क्लिक मत करो, अपने डिवाइस में एंटीवायरस डाउनलोड करो। ठीक है, अपने डाटा को रेगुलरली बैकअप करो। अगर कुछ अजीब हो रहा है, ठीक है, तो अपने पीसीस को जो है ना एक नई विंडोज़ इंस्टॉल कर लो। अब ये आपके पास इस तरीके से जो है ना पूरा होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब आपके पास है बॉटनेट। अ बॉटनेट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ compromise computers और मोबाइल डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। क्या है? बॉटनेट का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या मोबाइल डिवाइसेस जो वायरस या फिर जो है मेलवेयर की वजह से जो है वो कंट्रोल में नहीं रहते। मतलब ये किसी हैकर के अंडर कंट्रोल बेसिकली एक तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, इन कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर को जो है ना एक तरीके से आप जॉम्बी भी कह सकते हो। ठीक है, यानी मतलब कि ऐसी डिवाइस जो बिना यूजर की मर्जी के जो है ना काम करता है। इसकी एग्जांपल्स ये होती है कि जैसे कोई लड़का जैसे अली है, अली का कंप्यूटर वायरस से जो है ना वो इनफैक्ट एक तरीके से हो गया। अब वो क्या कर रहा है, चुपके से हैकर के जो है ना कंट्रोल में है। ठीक है, अब हैकर चाहेगा तो वो उस कंप्यूटर का जो बेसिकली जो कंप्यूटर वो यूज़ करे, ठीक है, उसे दूसरे कंप्यूटर पे वो अटैक करने के लिए, और अली को पता भी नहीं चलेगा कि भाई क्या हो रहा है, कि अली का कंप्यूटर जो है अभी तरीके से ज़ॉम्बी है और हैकर के जो बॉटनेट का हिस्सा है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डॉस अटैक जिसे कह रहे होते हैं, वो बेसिकली क्या करता है, डिस्टर्ब कंप्यूटर एक्सेस टू एन इंटरनेट डिवाइस। ठीक है, a backdoor is a programs or set of instruction in a program that allow users to bypass security control। मतलब डॉस अटैक एक तरीके से एक ऐसा अटैक होता है जहां हैकर ना किसी वेबसाइट या ऑनलाइन सर्विस को इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट बेसिकली भेजता है कि वो स्लो या फिर बंद हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके स्कूल वालों ने अपने स्कूल वालों ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया ऑनलाइन सिस्टम्स का। ठीक है, अब अचानक से उस पर इतनी रिक्वेस्ट आने लगती है कि वो सिस्टम क्रैश हो जाता है। ठीक है, कि कोई भी रिजल्ट बेसिकली जो है वो ना ही देख सकता, तो ये एक डॉस अटैक हो सकता है। ठीक है, अब उसी तरीके से इसमें एक और चीज़ थी डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक, जिसमें डी डॉस कह रहे होते हैं। ठीक है, ये भी बेसिकली जो होता है ना डी डॉस अटैक में सिर्फ एक नहीं कई कंप्यूटर जो है ना ज़ॉम्बी डिवाइस मिलकर एक वेबसाइट या सर्विस पर अटैक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1,000 इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स मिलकर जो है ना एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को बार बार रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो साइट इतनी बिजी हो जाती है कि असली जो कस्टमर्स कुछ खरीद ही नहीं पाता। तो ये भी डी डॉस अटैक्स हैं। बैकडोर बेसिकली क्या होता है, हमने पढ़ा है इसमें कि बैकडोर बेसिकली जो होता है ना एक छुपा हुआ ना मतलब कि रास्ता या प्रोग्राम होता है जो हैकर को ना सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी के बगैर जो है ना घुसने देता है। मतलब ये अक्सर सॉफ्टवेयर में जानबूझ के ये मैलवेयर के जरिए जो है वो इंस्टॉल होता है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक पायरेटेड गेम्स जो होते हैं, ठीक है, वो इंस्टॉल किया, उसके साथ ना एक बेसिकली हिडन जो है ना बैकडोर भी जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब हैकर ना बिना पासवर्ड के जो है ना आपके सिस्टम्स में घुस सकता है। स्पूफिंग इज अ टेक्निक इंट्रोडर यूज टू मेक देयर नेटवर्क और इंटरनेट ट्रांसमिशन अपीयर लेजिटिमेट। स्पूफिंग एक तरीके से टेक्निक है जहां हैकर अपनी आइडेंटिटीज को क्या करता है, वो छुपा के ना किसी और की तरह बेसिकली जो है वो दिखाई देता है। जैसे कि ईमेल चेंज करना या वेबसाइट या फिर आईपी एड्रेस का असली जैसा बनाता है। अब इसमें इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से हो रही होती है कि जैसे आपको एक ना ईमेल मिलती है जो मतलब बिल्कुल बैंक जैसी लगती है, बैंक की एक ईमेल्स है।
लेकिन लिखा होता है कि भाई क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर अकाउंट, इस तरीके की। आज के टाइम पे तो मोबाइल पे बहुत ज़्यादा ऐसे मैसेज आ रहे होते हैं, किसको क्लिक करें, ये नंबर पे कॉल करें, तो क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर अकाउंट। लेकिन वो ना हैकर पे लिंक्ड होता है वो, ठीक है। ये ईमेल स्पूफिंग होती है। फायरवॉल, अ फायरवॉल इज हार्डवेयर एंड और सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट अ नेटवर्क रिसोर्स फ्रॉम इंट्रूशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई फायरवॉल जो है वो एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सिस्टम्स होता है जो आपके बेसिकली नेटवर्क को हैकर्स, वायरस और बेसिकली अनऑथराइज जो होता है एक्सेस से बचाता है। और ये डिसाइड करता है कि भाई कौन सी चीज़ें जो है अंदर या बाहर जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, समझ लो कि एग्जांपल के तौर पे कि फायरवॉल ना एक तरीके से गेट कीपर गार्ड है, ठीक है। वो बेसिकली ये देखता है कि कौन आपके कंप्यूटर के नेटवर्क में आ रहा है, और अगर कोई डेंजरस चीज़ आती है तो फायरवॉल उसे जो है वो रोक देता है, ठीक है। अब यहाँ पे अनऑथराइज एक्सेस एंड यूज से पढ़ लीजिएगा। एक्सेस एंड यूजर्स। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली क्या करती हैं अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए? तो सबसे पहला यहाँ पर ये करती हैं कि एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसीज, मतलब कि ये डॉक्यूमेंट या समझ लो कि एक रूल बुक होता है जो एम्प्लॉयज को ना ये बताती हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर या इंटरनेट का आपने बेसिकली सही इस्तेमाल करना है। जैसे अगर आप स्कूल में आपके पास रूल होता है ना, मुझे नहीं पता कि स्कूल्स में वैसे हर स्कूल्स में रूल होता है, बट मोस्टली स्कूल्स में एक रूल होता है जो कि मतलब कि ये होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गेम इंस्टॉल नहीं कर सकते या पर्सनल डाटा एक्सेस नहीं कर सकते। तो यही बेसिकली जो होती है ना, ये एक्सेप्टेबल जो है ना यूज पॉलिसी है। एंड सेकंड थिंग इज दैट डिसेबल फाइल्स एंड प्रिंटर शेयरिंग्स, ठीक है। मतलब अक्सर ये होता है कि कंप्यूटर सिस्टम्स में ऑप्शन होता है कि आप दूसरे लोग भी जो है ना आपकी फाइल्स या फिर प्रिंटर्स को जो है ना रिमोटली बेसिकली एक्सेस कर सकें। इसे भी जो है वो डिसेबल कर देना चाहिए ताकि मतलब कि कोई हैकर यूज ना कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे होता है कि आपके बेसिकली घर का प्रिंटर ना किसी और के बेसिकली कंट्रोल में आ गया, तो वो कुछ भी बेसिकली प्रिंट करवा सकता है। इसलिए प्रिंटर्स जो होते हैं वो शेयरिंग जो होती है ना, प्रिंटर शेयरिंग्स, वो डिसेबल डिसेबल करना ही सेफ रहता है, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है कि एक्सेस कंट्रोल डिफाइन हु एक्सेस अ कंप्यूटर डिवाइस और नेटवर्क while they can access it and what actions they can take while accessing it। मतलब कि एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये होता है कि भाई ये डिवाइस बेसिकली करने का मतलब कि कौन कंप्यूटर या नेटवर्क एक्सेस कर सकता है, कब एक्सेस कर सकता है, या क्या काम कर सकता है एक्सेस करने के बाद। ये सिस्टम बेसिकली डिसाइड करता है कि बस हर यूजर्स के पास कितनी परमिशंस हैं। इस एग्जाम्पल के तौर पर आप स्कूल के कंप्यूटर लैब में हो, तो वहाँ टीचर को जो है ना सब सिस्टम्स का एक्सेस है। अब स्टूडेंट सिर्फ क्या करता है कि अपनी आईडी से जो है वो लॉगिन जो है वो करके जो है ना इंटरनेट यूज़ कर सकता है। और एडमिन्स जो होते हैं वहाँ सिर्फ ऑफिस टाइमिंग में ही सिस्टम्स चेंज कर सकते हैं। ये सब एक्सेस कंट्रोल के जरिए ही पॉसिबल होता है, ठीक है। उसमें द कंप्यूटर डिवाइस फाइल बोथ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल एक्सेस अटेम्प्ट्स, यूजर नेम और पासवर्ड्स। मतलब कि ऑडिट ट्रायल बेसिकली एक ऐसी फाइल होती है जिसमें मतलब कि रिकॉर्ड होता है कि मतलब है किस यूजर ने जो है कब और क्या किया, ठीक है। ये मतलब सक्सेसफुल और फेल्ड लॉगिन जो है वो अटेम्प्ट दोनों का बेसिकली रिकॉर्ड रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने आपका जीमेल अकाउंट 3 बार गलत पासवर्ड से जो है खोलने की कोशिश की, तो वो सिस्टम जो है ना इसे रिकॉर्ड करेगा और बाद में फिर आपको जो है ना गूगल टीम बताती है, आपको ईमेल करती है कि भाई ये आपके पास जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। और फिर उस वक्त ना फिर कि ये इतनी दफ़ा ट्राई किया गया है, यहाँ से आपने चेंज किया गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब सिक्योरिटीज़ के जो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जैसे यूजर नेम्स एंड पासवर्ड है, तो यूजर नेम मतलब कि आपकी जो पहचान होती है जैसे कि ईमेल आईडी है सब। और पासवर्ड होता है एक सीक्रेट कोड जो आप भी सिर्फ जानते हो, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पर याद रखा करो कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए। जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमेशा ऐसे ही बनता है, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स एंड यूज ऑफ द सिंबल्स, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास हो गया। वर्ड्स containing mixed capitalizations and punctuation associated with a username that allow access to certain computer resource। पास फ्रेज मतलब एक लंबा पासवर्ड होता है जो वर्ड के कम्बाइनेशंस होती हैं। जैसे कि भाई आपने सनी लिख दिया, उसमें डॉलर का साइन लगा दिया, डे और हैश लगा दिया, फिर वहाँ पे इन कराची लिख दिया। तो कोड होता है जिसमें सिर्फ नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 8 इस तरीके से। जैसे ना आप एटीएम यूज़ करने के लिए जो है ना हम जो है पिन कोड ही डालते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है, ठीक है। इसको आप पास कोड भी कह रहे होते हो। अ पोजेस ऑब्जेक्ट इज एनी आइटम दैट you must possess or carry with you in order to gain access to a computer or computer facility। ऐसी चीज जो आपके बेसिकली पास फिजिकली होनी चाहिए ताकि आपको एक्सेस मिले, ये पजेस ऑब्जेक्ट कह रहे होते हैं इसको। मतलब एटीएम कार्ड है, सिक्योरिटी की है, या फिर एक्सेस बैच है, ठीक है। जो आप मतलब ऑफिस में जो नहीं दरवाजे खोलते हो आप, एक्सेस बैच होता है आपका, आपके नाम से होता है वो एक्सेस बैच।
ठीक है। आप लोग ऑफिस में हो, उस तरह के पर्सन आइडेंटिटी बाय ट्रांसलेटिंग personal characteristic into a digital code that is compared with a digital code in a computer or mobile device verify a physical और behavior। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, बायोमेट्रिक आप ऑलवेज करवाते रहते हो, और आपको पता भी होगा कि बायोमेट्रिक क्या होता है, कि बायोमेट्रिक डिवाइस जो होता है ना, आपका फिजिकल या फिर आपका जो होता है ना बिहेवियर को बेसिकली यूज़ करता है, आइडेंटिफाई जो है ना, मतलब आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए होता है। ठीक है। जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर फिंगरप्रिंट स्कैनर्स होता है, जो आप अंगूठा लगा रहे होते हो आप, फेस आईडी होती है आपकी। ठीक है। आंखों का स्कैन भी होता है, ठीक है, आयरिस स्कैनर कह रहे होते हैं उसको हम। और वॉइस रिकग्निशन भी होता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप आगे पढ़ो, ठीक है, अब यहाँ पे भी आपके फिंगर टू स्टेप वेरिफिकेशंस भी होती हैं। ये सारे भी आपके पास जो होते हैं ना, ये सारी चीज़ें होती हैं स्कैनर्स के तौर पे, फिंगरप्रिंट रीडर, ये सब कुछ जो है ना, आप एज अ बायोमेट्रिक डिवाइसेस पे यूज़ कर सकते हो। ये सारी आयरिस हो गया, ये सब चीज़ मैंने एग्जाम्पल बताई है। अब टू स्टेप वेरिफिकेशन है, मतलब यूजेस टू सेपरेट मेथड वन आफ्टर द नेक्स्ट टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर। मतलब ये एक ऐसी बेसिकली सिक्योरिटी होती है ना, जिसमें दो अलग मेथड से आइडेंटिटी जो है ना वो चेक होती है। मतलब ये कि जैसे आप जो है ना अपना जीमेल लॉगिन करते हो, तो पहले आप पासवर्ड डालते हो, फिर आपको फ़ोन पे जो है ओटीपी आता है। ओटीपी बेसिकली क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड आता है। ठीक है। अब दोनों जो है ना वेरीफाई होने के बाद ही जो है वो आपको एक्सेस मिलता है, वो कहला रहा होता है टू स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है। मैनी एरिया यूज डिजिटल फोरेंसिक्स। डिजिटल फोरेंसिक का काम ये होता है कि जब कोई कंप्यूटर क्राइम हो जाए, तो बेसिकली आप वहाँ पर से सबूत ढूंढे जाते हैं, और डाटा रिकवर किया जाए, और बेसिकली एनालिसिस किया जाए कि मतलब कि किसने क्या किया है। इट्स एग्जांपल के तौर पर, अगर किसी हैकर ने किसी स्कूल का सिस्टम तोड़ दिया, तो डिजिटल फोरेंसिक्स एक्सपर्ट जो है उस कंप्यूटर का एनालिसिस करेंगे, कि ट्रेस करेंगे कि किस आईपी एड्रेस से अटैक हुआ, और बेसिकली जो है, ठीक है, और किस फाइल से हुआ क्या है। ठीक है। अब है एथिक्स इन सोसाइटी। ठीक है, एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब होता है सही और गलत का फ़र्क। और टेक्नोलॉजी एथिक्स क्या होती है? टेक्नोलॉजी एथिक्स बेसिकली जो होता है, वो बेसिकली रूल्स और एक तरीके से वैल्यू है, जो बताता है कि भाई कंप्यूटर्स और इंटरनेट के बेसिकली ठीक तरीके से जो है यूज़ कैसे करें। जैसे एग्जांपल के तौर पर, किसी और का फेसबुक अकाउंट जो है वो हैक करना गलत है। अपने असाइनमेंट्स खुद लिखना वो बिल्कुल ठीक है। इंटरनेट से कॉपी करके सबमिट कर देना वो चीटिंग है। तो ये ना आपको एथिक्स दे रहा होता है, ये सारी चीज़ें, कि क्या चीज़ सही है आपके लिए। इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी क्या होती है? इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी द कंसर्न नॉट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज करेक्ट। यही बातें मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर रहा होता हूँ, इसलिए टॉपिक्स भी ऐड किए हैं मैंने इसके अंदर, कि हर चीज़ जो इंटरनेट पे होती है ना, वो ज़रूरी नहीं कि 100% करेक्ट हो, इसलिए वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जैसे आप यूट्यूब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा देखते होंगे, इवन ब्लॉग्स आप बहुत सारे देखते होंगे, कुछ जो होते हैं ना, कुछ ये होते हैं कि कुछ गलत बेसिकली हेल्थ टिप्स दे रहे होते हैं, गलत अर्निंग मनी आपको वो चीज़ें बता रहे होते हैं। तो हर मालूमात जो होती है ना, वो आंख बंद करके यकीन करने वाली नहीं, और ना करनी चाहिए, ना इसके ऊपर किसी को शेयर करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आपका कोई आइडिया है, आपकी कोई इनोवेशंस हैं, ठीक है, आपकी कोई राइटिंग है, आप कोई आर्ट बना रहे हो, या आपका कोई म्यूजिक है, ये सारी चीज़ें ना, ये आपकी बेसिकली प्रॉपर्टी है। ठीक है। और किसी और बिना बेसिकली इजाज़त के वो यूज़ नहीं कर सकता। दैट इज़ ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और एक इसके अंदर ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, जो कि आपने अपने 9th क्लास में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो आप। ठीक है, 9th क्लास की कंप्यूटर की बुक में, कि हर क्रिएटर को ना ये बेसिकली हक है कि भाई उनका बेसिकली काम क्या होता है, बिना बेसिकली इजाज़त जो है वो कॉपी ना हो, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट प्रोटेक्ट एनी टेंजिबल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस। मतलब कॉपीराइट एक लीगल प्रोटेक्शंस होती है, जो किसी के किसी काम को क्या करती है, कॉपी होने से बचाता है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? उसमें बेसिकली किसी की बेसिकली पोएट्री, सॉन्ग्स, वीडियो बिना बेसिकली उनके नाम के अपलोड करना जो होता है वो इलीगल है। और यूट्यूब पे आप किसी और का म्यूजिक डालेंगे, तो फिर वहाँ पे क्या आ जाता है, कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाती हैं। इसी तरीके से डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट भी होता है, डीआरएम जैसे कह रहे होते हो, इज स्ट्रेटजी डिजाइन टू प्रिवेंट इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवीज, म्यूजिक एंड अदर डिजिटल कंटेंट। मतलब डीआरएम एक ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो डिजिटल कंटेंट, जैसे डिजिटल कंटेंट हमारे पास क्या होता है, म्यूजिक होता है, मूवी होता है, ई बुक, वो इलीगल बेसिकली शेयरिंग से जो है वो बचाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप नेटफ्लिक्स के ऊपर जो है मूवीज़ को डाउनलोड नहीं कर सकते, इसकी वजह ये है कि भाई डीआरएम वहाँ पर लगा होता है। ठीक है। डिजिटल जो है वो राइट्स मैनेजमेंट वहाँ पर होती है। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है आपके पास? कोड ऑफ कंडक्ट इज रिटन गाइडलाइंस दैट हेल्प डिटरमाइन वेदर अ स्पेसिफिकेशन इज इथिकल, अनएथिकल और अलाउड और नॉट अलाउड। मतलब कि कोड ऑफ कंडक्ट एक बेसिकली लिखा हुआ जो है ना रूल बुक होता है, जो ये बताता है कि क्या चीज़ बेसिकली सही है, सही मीन्स एथिकल है, और क्या गलत है जो अनएथिकल है, क्या अलाउड है और क्या अनअलाउड है। जैसे इसी में ही एक एग्जांपल होते हैं कि स्कूल का कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली क्या कहता है, स्कूल में भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, कि मोबाइल क्लास में यूज़ नहीं करना,
चीटिंग नहीं करनी। तो इस तरह की कंपनीज और वेबसाइट भी जो होती है ना, वो भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं जो ये बताती हैं कि भाई टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल आपने कैसे क्या करना है। ग्रीन कंप्यूटिंग भी होती है, जो कि ये देखो, green computing involves reducing the electricity and environmental waste while using computers, mobile devices and related technologies। ग्रीन कंप्यूटर का मतलब है कि हम कंप्यूटर, मोबाइल्स और दूसरी टेक्नोलॉजीज का यूज़ इस तरह से, ठीक है, करें कि बेसिकली बिजली और इन्वायरमेंट का नुकसान कम हो। ठीक है, जैसे कि लैपटॉप को यूज़ करने के बाद जो है वो बंद करने चाहिए। प्रिंटर की जगह पीडीएफ में बेसिकली काम करना है। ओल्ड कंप्यूटर रिसाइकिल करना, ये सारी चीज़ें, ये सब जो है ना ग्रीन कंप्यूटर की एग्जांपल्स एक तरीके से। इंफॉर्मेशन प्राइवेसीज क्या होती हैं कि रेफर टू द राइट ऑफ द इंडिविजुअल एंड कंपनीज टू डिनाई और restrict the collection, use and dissemination of information about them huge databases store data online। मतलब इंफॉर्मेशन प्राइवेसी का मतलब ही यही होता है कि आपका पर्सनल डाटा, जैसे आपका नाम, ईमेल ईमेल एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर्स हो गए, किसी भी मतलब कंपनी या वेबसाइट को देना, भैया आपकी मर्जी से बेसिकली होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, तो आपका जो डाटा स्टोर करता है ना, वो आपके राइट है कि आप बेसिकली वो डिसाइड करो कि ये बेसिकली डाटा किसके पास जो है जाएगा और बेसिकली कैसे यूज होगा। ठीक है, देखो आजकल ना हर जगह आपको मतलब कि एक डाटा ऑनलाइन डाटाबेस में जो है ना, आपका जो डाटा होता है वो ऑनलाइन डाटाबेस में स्टोर होता है। वेबसाइट आपकी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करती है, जैसे इन तरीके से वेबसाइट्स कनेक्ट कर रही होती है, ऑनलाइन फॉर्म्स दे रही होती है, सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स पे आपको डिफरेंट दिख जाएगा, या प्रोडक्ट वारंटी इस तरीके से रजिस्ट्रेशन होती है। तो जब आप, जैसे एग्जाम्पल मुझे भी याद आया कि आप फेसबुक अकाउंट बनाते हो, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें सेव करती है। तो फिर आपको क्या करता है, फिर आपको ना उसी के मुताबिक जो है आपको जो एड्स होते हैं वो दिखाया जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर जो है ये आपके पास इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी है। ठीक है, यही आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इस तरीके से। फाइल दैट a web server store on your computer website use cookie for a variety of reasons। मतलब कुकी एक छोटी सी एक टेक्स्ट फाइल होती है जो वेबसाइट्स ना आपको मतलब कंप्यूटर में स्टोर कर देती है, ताकि वो याद रख सके कि आप किस लैंग्वेज में साइट बेसिकली देखते हो, क्या शॉपिंग कार्ट में आपने ऐड किया और आपकी प्रेफरेंस क्या है। जैसे इसकी एग्जांपल है, मैंने रिसेंट टाइम पे अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट जो है ना वो सर्च करी मैंने, तो बाद में वही चीज़ जो है ना आप देखिएगा कि आपको फेसबुक पे भी एड्स में दिखाई जाएगी। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, ये कुकीज़ की वजह से ही होता है। ठीक है, ये कुकीज़ वर्क कैसे करता है ये भी मैंने लगा दिया, इसको प्रॉपर्ली देख लीजिएगा कुकीज़ वर्क कैसे करते हैं, पढ़ना चाहे तो पढ़ लें। अब आपके पास फिशिंग क्या होता है। फिशिंग इज अ स्कैम इन विच द एंड और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब फिशिंग एक स्कैम होता है जिसमें मतलब हैकर आपको जो है ना एक ऑफिशियल ईमेल जैसा मैसेज भेजता है, जिसमें वो आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल इन्फो जो है ना वो चुरा लेता है। इसकी भी एक ईमेल्स होती हैं जिसमें जैसे कि आपके पास एक ईमेल आ गई, योर बैंक अकाउंट इज लॉक्ड, क्लिक हेयर टू वेरीफाई। अब आप क्या समझते हो, आप समझते हो ये ओरिजिनल है, ये ऑफिशियल है, तो आप उसको क्लिक कर देते हो, अपना वो एक फेक साइट का वो बेसिकली वहाँ पे पासवर्ड डालते हो आपको, तो हैकर बेसिकली आपका डाटा ले लेता है वो। ठीक है, क्लिक जैकिंग भी यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि क्लिक जैकिंग एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी टैप्ड एंड क्लिक ऑन द वेबसाइट्स कंटेन अ मलिशियस प्रोग्राम। मतलब क्लिक जैकिंग में क्या होता है कि एक वेबसाइट का बटन या लिंक जो है ना, वो दिखाने में एक तरीके से नॉर्मली, देखने में नॉर्मली लगेगा आपको, लेकिन उसके अंदर मलिशियस प्रोग्राम छुपा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ऐसे अपने कोई मूवी साइट्स या कोई भी आपने सॉन्ग साइट्स ओपन करी, वहाँ पे लिखा हुआ है वॉच वीडियो। तो जब वॉच वीडियोस पे आप क्लिक करते हो, तो क्या होता है कि वो एक्चुअली आपका कैमरा जो है ना वो ऑन हो जाता है, या फिर बैकग्राउंड में बेसिकली जो है क्या होता है कि मैलवेयर कोई सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, स्पाईवेयर क्या होता है ये ऑलरेडी बहुत पहले भी समझाया है आपको, दोबारा इस चीज़ को थोड़ा हम डिस्कस करें। स्पाईवेयर इज अ प्रोग्राम प्लेस्ड ऑन अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस विदाउट द यूजर नॉलेज दैट सीक्रेटली कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स। मतलब कि स्पाईवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो बेसिकली चुपके से ना आपकी एक्टिविटी देखता है, और क्या टाइप कर रहे हो, क्या विजिट कर रहे हो, और ये डाटा किसी हैकर को भेजता है। जैसे आपका मोबाइल स्लो चल रहा है और एड्स बेसिकली आ रहे हैं बिना वजह, तो हो सकता है कि उसमें स्पाईवेयर जो बेसिकली है, जो सब बेसिकली जो है ना रिकॉर्ड कर रहा है। एडवेयर्स क्या होते हैं कि एडवेयर्स पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट करूंगा। एडवेयर एक प्रोग्राम होता है जो बार बार ना अनवांटेड एड्स आपको दिखाता है, जैसे पॉपअप आ गया, कोई बैनर्स आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक गेम इंस्टॉल किया, अब हर 2 मिनट के बाद आपको एड्स आ रहे हैं, तो वो ये एडवेयर्स हो सकता है। सोशल इंजीनियरिंग क्या है कि सोशल इंजीनियरिंग डिफाइन एज गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस और ऑब्टेनिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द ट्रस्टिंग ह्यूमन नेचर्स ऑफ सम विक्टिम्स एंड दे ऑफ अदर्स। अच्छा, सोशल इंजीनियरिंग कोई एक ट्रिक होती है, समझ लो, जहाँ हैकर ना इंसानी साइकोलॉजी का मतलब कि उससे फायदा उठाता है। जैसे आपसे मतलब कि फ्रेंडली होकर आपका पासवर्ड ले लेना। ठीक है, आजकल के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि भाई इंटरनेट के ऊपर रिजल्ट रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स हो रहे होते हैं, ये भी सोशल इंजीनियरिंग में ही आते हैं। इसकी एग्जांपल भी इस तरीके से हो सकती है कि आज अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग आपको कॉल करते हैं डिफरेंट नंबर से। कोई बंदा कॉल करता है, बोलता है मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मैं उधर से बोल रहा हूँ, और फिर आपका अकाउंट जो है वो बेसिकली बंद होने वाला है, ब्लॉक होने वाला है, तो प्लीज़ ये ओटीपी जो है वो बता दें। तो ये सोशल इंजीनियरिंग ही है। ठीक है,
तो आप बेसिकली क्या करते हैं, आप वहाँ पर भरोसा कर लेते हो कि हाँ भाई ये बेसिकली रियली होगा, और फिर अपना अकाउंट एक्सेस जो है वो शेयर करते हो, वहाँ से भी वो आपका एक्सेस कर लेता है। उसके बाद ठीक है, एम्प्लॉय मॉनिटरिंग क्या होता है? इन्वॉल्व द यूज ऑफ कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस और कैमरा टू ऑब्जर्व, रिकॉर्ड और रिव्यू एन एम्प्लॉयज यूज ऑफ अ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग कम्युनिकेशंस सच एज ईमेल, मैसेजेस, कीबोर्ड एक्टिविटीज। मतलब कंपनीज ना अपने एम्प्लॉयज़ का जो कंप्यूटर और इंटरनेट जो है ना, यूज़ मॉनिटर बेसिकली करती हैं। जैसे वो ईमेल्स उनका पढ़ना, वेबसाइट का रिकॉर्ड देखना कि वो क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड एक्टिविटीज़ देखना। ये प्रोडक्टिविटी और सिक्योरिटी के लिए बेसिकली ये होता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से होता है, किसी एम्प्लॉय ने ऑफिस टाइम में जो है गेम खेली है, कोई गेम खेल रहा है या फिर कोई पर्सनल फेसबुक यूज़ किया है, तो एम्प्लॉयर्स को जो है ना मॉनिटरिंग सिस्टम्स के जरिए पता चल जाता है। अब दिस इज द लास्ट, ये हमारा लास्ट है वो जो है, ये हमारा लास्ट चैप्टर भी है और ये सारी लास्ट स्लाइड्स है हमारी। ठीक है, जिसके अंदर क्योंकि हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपने टॉपिक्स, हमने सब कुछ कवर किया, हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी कवर करे हैं। ठीक है, और साथ में जो है हमने ये भी कवर किया है कि लॉजिक गेट सारी चीज़ें। ठीक है, तो फिर ये बेसिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्राइवेसी आपके पास क्या है कि कंटेंट फिल्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू सर्टेन मटेरियल्स, मैनी बिजनेस यूजेस कंटेंट फिल्टरिंग। मतलब कंटेंट फिल्टरिंग का मतलब ये है कि कुछ वेबसाइट या कंटेंट को ब्लॉक करना, जैसे कोई वायलेंस पहुंचा रही है, कोई अडल्ट साइट्स होती हैं, या फिर कोई टाइम वेस्टिंग कंटेंट होता है, ये सारी चीज़ें जो है। ठीक है, वेब फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा टूल है ना वो जो बेसिकली ये डिसाइड करता है कि कौन सी साइट्स को बेसिकली ब्लॉक होंगी। अब स्कूल्स के जो कंप्यूटर लैब्स होती हैं, वहाँ हम यूट्यूब, टिकटॉक या गेम्स ब्लॉक कर देते हैं। वजह ये होती है, ये वेब फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर से जो है ना होता है। ठीक है, तो आई होप कि यार ये जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस इज क्योंकि ये एक तरीके से अवेयरनेस देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के अंदर अबाउट डिजिटल प्राइवेसीज एंड एथिक्स, कि आपको पता चले कि व्हाट आर दी प्राइवेसीज, क्या मेलवेयर्स हैं, कैसे आप कौन कौन से टूल्स हैं, क्या चीज़ें हैं, बताना ज़रूरी है। इट्स नॉट अ डेप्थ एट ऑल। जब आप नेटवर्किंग का चैप्टर पढ़ेंगे, नेटवर्किंग का सब्जेक्ट पढ़ेंगे लाइक CCNA और वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम डिटेल डिस्कशंस करेंगे इन सब के बारे में, बिकॉज इट्स अ बेसिक कोर्स। ये आपका एक इंट्रोडक्शन है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इसमें इतनी ही चीज़ें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर जो है हम नेक्स्ट बेसिकली जो अपने कोर्सेज में इंशाल्लाह मैं लॉन्च करा तो हाजिर हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा, और इस बेसिकली अगर इसकी सारी वीडियोस आप लोगों ने चेकआउट करनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग देख सकते हो। इट्स ऑल फ्री एंड ओपन सोर्स, एंड आई होप यू लव माई लेक्चर्स। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो कि उनको भी फायदा हो, और वो मुझे ज़्यादा दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हाजिर होगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।